हाँ जी, मुझे बताओ लास्ट क्लास का कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था? कुछ होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है तुमने किया होगा। कोई दिक्कत आए तो कभी भी पूछ लेना। हमने किया था रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, और उसके बाद मल्टीपल स्लैब। मल्टीपल स्लैब भी कर लिया था या सर नहीं किया मल्टीपल था? स्लैब नहीं करा था। मल्टीपल स्लैब नहीं किया था, ठीक है। हमने प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी के बेस पर μ12 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ μ21 किया था, और एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ये किया था। मल्टीपल स्लैब से आज स्टार्ट करना है। अलग अलग साइज की, ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, अलग अलग थिकनेस की और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल की दो स्लैब्स हैं। एक इंसिडेंट रे फर्स्ट सरफेस पर ऐसे गिरेगी, अगर ये रास्ते में ना आता तो ये रे इस तरह से बाहर चली जाती, सीधी चली जाती। बट ये थोड़े से डेंसर मीडियम में गई है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिंपलिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि अगला मटेरियल उससे भी डेंसर है, तो ये ऐसे जानने की जगह थोड़ी और बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये एमर्जेंट रे ये इसके पैरेलल बाहर आ गई। मान लो इनको मीडियम नंबर 1, 2, 3, और ये कौन सा मीडियम होगा? 1। 1 अगेन। ये एंगल अल्फा, इसको बीटा मान लो। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा। अगर ये गामा है तो ये वाला भी गामा ही होगा। कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा? ई इमर्जेंट एंगल। एमर्जेंस का एंगल इंसिडेंस के एंगल के इक्वल होगा, अल्फा। ठीक है। आप चाहें तो इसको ई लिख सकते हो और बाद में नीचे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हो इंग्लिश में कि एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हेंस ई इज इक्वल टू अल्फा। एट पॉइंट ए इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे लाई करती है, मीडियम नंबर 2 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 साइन आई अपॉन आर अल्फा अपॉन बीटा। पॉइंट बी पर आ जाओ। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, साइन अपॉन साइन, साइन ऑफ दिस अपॉन दिस, बीटा अपॉन गामा। मैं यहां लिख रहा हूं, आपको तो सब कुछ नए स्टेप्स में ही लिखना है। नाउ कम टू पॉइंट सी, म्यू साइन साइन, ये तो स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया ना। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। जब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये रे एमर्जेंट है। जब मैं खाली इस इंटरफेस की बात कर रहा हूं तो पहले पढ़ने वाली रे इंसिडेंट है और दूसरी वाली रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्टेड रे अब की बार किस मीडियम में है?
1 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वो यहां नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है गामा और ये रिफ्रैक्शन अल्फा। मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, μ12 μ23 μ31। पहला पार्ट है साइन अल्फा बाय साइन बीटा, दूसरा पार्ट है साइन बीटा बाय साइन गामा, तीसरा पार्ट है साइन गामा बाय साइन अल्फा। तो बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा, गामा से गामा और अल्फा से अल्फा, ये सब कैंसिल। अल्टीमेटली सामने बचा क्या? 1 1। इनमें से किसी एक को उस तरफ ले जाओ। सपोज करो मैं इसको ले जाता हूं, μ12 इंटू 23 1/μ31। और थोड़ा अगर पिछली क्लास का पढ़ा हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा? पर नौदीप तुम बताओ, ये चीज की जगह अगले स्टेप में क्या लिखूं? वही भी बता दो भाई। μ3 with respect to 1। रेसिप्रोकल हो गया तो ये भी उल्टा हो गया। अब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इस तरीके से याद करते हैं। 1 के बाद 2 है, फिर 2 से स्टार्ट होकर 3 है, तो रिजल्ट अल्टीमेटली इनिशियल एंड फाइनल 1 2 3 आएगा। तो अगर मान लो मैं ये लिखता A to B, B to M, M to P, P to F, कंटिन्यूएशन में चल रहा है सब कुछ, तो अल्टीमेटली म्यू किसका आएगा? म्यू के यहां क्या लिखा जाएगा? AF और F। ए और नीचे मल्टीप्लस लैब से हमारे को ये वाला रूल मिला। नेक्स्ट है लेटरल शिफ्ट क्या होता है? ये सब पुराने डायग्राम्स है ना, कुछ नया तो नहीं हो रहा अभी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन R, अगर ये R तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी R, और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस E। ये कौन सी डायरेक्शन है? द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये है एमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच के गैप को लेटरल शिफ्ट L कह सकते हो। डेफिनेशन क्लियर होगी लेटरल शिफ्ट की क्या है? लेटरल शिफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। अब मान लो दो रेस एक दूसरे से एक ही प्लेन में है बट अलग अलग जगहों पर हैं, तो अगर आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो या तो आप तो इसको पीछे बढ़ाओगे या उसको आगे बढ़ाओगे, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे। तो डेफिनेशन में मैंने बोला इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, तो ये नहीं सोचना कि इंसिडेंट रे तो यहाँ खत्म हो गई तो उसका इससे मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करो, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। अगर ये डिस्टेंस L है तो ये भी L ही होगा। पॉइंट्स के कुछ नाम भी रख दो, लेट इट बी C। ये लेटरल शिफ्ट L मुझे ये कैलकुलेट करनी है, इसका भी एक नाम रख दो D। स्लैब की थिकनेस T। चलिए सबसे पहले मुझे थोड़ा सा सोचकर बताओ, ध्यान से देखना, ये कितना एंगल है? ये सारा ये एंगल I है, वर्टिकली अपोजिट में देखो I है, ये पूरा I है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां से यहां तक, ये तो R है। ये सारा एंगल इस सारे एंगल का इक्वल है, ये और ये I है। इस I में से अगर मैं इस R को छोड़ दूं तो ये कितना बचता है?
I minus R R. minus I minus R. I माइनस आर। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन ऑफ दिस एंगल, सर ये राइट ट्रायंगल होगा ABC। हाँ यहां देखो ना, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है। जब आप इन दोनों का डिस्टेंस ले रहे थे तो ये लाइन परपेंडिकुलर ही लोगे ना, और ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर एल अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम है ए बी। थोड़ी देर के लिए, या मुझे एल ढूंढना है, एल इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। लीव इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस ट्रायंगल में आओ, एंगल आर की रिस्पेक्ट में है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन लगेगा? Cos. कॉस। कॉस आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। कॉस आर इज इक्वल टू ए डी। ए डी लिखने की जगह टी लिख दो, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, Yes, sir. कॉस आर इज इक्वल टू टी अपॉन ए बी। कॉस आर इज इक्वल टू टी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos r is equal to t upon ab। यहां से मुझे ab की वैल्यू मिल गई t अपॉन cos r, और इसको मैं कर रहा हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 1 मेरी क्या है? L इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, और ए बी की जगह मैं वो वाली वैल्यू लिखूंगा। L is equal to AB. AB is T upon cos R। AB लिखने के बाद मुझे साइन I माइनस R से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मर्जी अब याद कर लेना, साइन I माइनस R अपॉन cos R मल्टीप्लाइड बाय T। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, और लेटरल शिफ्ट सीधी सीधी थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी स्लैब ज्यादा थिक होगी उतनी इमर्जेंट रे आपकी दूर जाकर बाहर निकलेगी, पर रहेगी पैरेलल। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल रहेगी, हाँ उतनी दूर जाकर बाहर निकलेगी। यहां निकली है, और चौड़ी होती तो थोड़ी और पीछे निकलती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत कुछ बेस्ड है इस पर। इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना, हॉरिजॉन्टल काफी लंबी जगह चाहिए हमारे को। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारी रेस रेयरर से डेंसर में जाती थी। अब एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं, जब हमारी रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ इस रे के बारे में आपका क्या विचार है। ये रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इधर मुड़ेगी, सीधी जाएगी। और सीधी जाएगी। सीधी जाएगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई लॉजिक दे सकता है इसके पीछे कि ये कैसे हो गया? आंसर इज राइट, बट व्हाई? सर वो जो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है वो सीधी जा रही है, और अगर दूसरी कोई रे आएगी तो उसको भी सीधे जाना पड़ेगा, वरना बीच में ब्लैक स्पॉट आ जाए। सर ये एंगल ऑफ मेरी- इंसिडेंस 0 है। हाँ जी, ये कारण है इसका। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये है नॉर्मल। मुझे बताओ इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल कितना है, जल्दी बताओ। 0। आई इज 0। मैं चाहता हूं आर क्या होगा।
इस नॉर्मल के साथ r कितना बनेगा ये मैं ढूंढ रहा हूं। हमें पता है म्यू इज इक्वल टू होता है साइन i बाय साइन r। इट मीन्स साइन r इज इक्वल टू साइन i अपॉन म्यू। यहां पर i 0 है, साइन r इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन म्यू। साइन 0 0 म्यू कुछ भी हो डिवाइड करके रिजल्ट क्या आया 0। साइन r इज इक्वल टू 0, इट मीन्स r इज इक्वल टू 0। साइन 0 0 पर ही होता है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो ये रे ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बल्कि इसके साथ ही ऐसे चली जाएगी। आंसर आपका बिल्कुल ठीक था कि अगर इंसिडेंट रे सीधी पड़ेगी उसके ऊपर तो रिफ्रैक्टेड रे भी सीधी निकल जाएगी। बट क्यों, उसका मैथमेटिकल प्रूफ ये है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सीधी चली गई, अब इस रे का क्या है। इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बताइए। सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाने की जगह ऐसे चली गई। एक और रे उठाते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये पहली रे है इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ ही एंगल I1। सिमिलरली ये I2, इसका क्या होगा, ये ऐसा जाने की जगह थोड़ा नॉर्मल से और अवे हो जाएगी। ये है मेरा R1, ये है मेरा R2। ठीक है यहां तक। यस सर। अगर I इंक्रीज हुआ है तो R के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता दिख रहा है तुम्हें भाई? सर R2 increase हुआ है। इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया? सर Increase इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो गया। तो हमने पहले तो ये समझा कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ये आ गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया, इतना हो गया, अब उसका नाम मैं क्रिटिकल एंगल रख देता हूं C, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90। इंक्रीज हो रहा था और इंक्रीज होते होते 90 हो गया। एक लास्ट केस और ले लेते हैं। अब मेरा ये एंगल I C के बराबर है या C से छोटा है या C से बड़ा हो गया है, बताओ। बड़ा सी हो से गया। ज्यादा है। I is now greater than C। पीछे तुम क्या कर हटे हो कि जैसे जैसे I इंक्रीज होता है R भी इंक्रीज होता है। I मैंने यहां से इंक्रीज कर दिया तो R इससे भी इंक्रीज होगा। ये R 90 है तो अब मेरा R 90 से भी ज्यादा आएगा। 90 से ज्यादा का मतलब है रे सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। If it goes back in the same medium, now it becomes reflection. That's why this process is known as total internal reflection. दो बार सुने। When a ray of light goes from denser medium to rarer medium, with increase in angle of incidence, angle of refraction goes on increasing. At a particular angle of incidence called critical angle, angle of refraction becomes 90 degree. If angle of incidence is further increased, angle of refraction becomes more than 90 degree. Ray goes back into the same medium following the laws of reflection. This is known as total internal reflection. जब लाइट की एक रे डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होने के साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्शन 90 से बढ़ जाएगा, रे उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अब वो रिफ्रैक्शन की बात नहीं करेगी, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगी।
दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब स्टार्ट हुआ? यहां से जो भी रे इससे आगे गिरेगी, जब एंगल इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा। सम अप कर इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। मेन बातें क्या है? रे किधर से किधर जा रही है? डेंसर टू रेयरर। फिर इफ आई इंक्रीजेस आर ऑल्सो इंक्रीजेस, आर भी बढ़ गया आई बढ़ने के साथ साथ। अब एट आई इज इक्वल टू सी, एक स्पेशल एंगल आर इज 90 डिग्री, और अगर मैं आई को सी से बड़ा कर देता हूं तो आर 90 से बड़ा हो जाता है। रे गोज बैक कहां पर? इन द सेम मीडियम। अब वो किसके लॉज को फॉलो करेगी? फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिफ्थ टाइम, when बिना डायग्राम के, when a ray of light goes from a denser medium to rarer medium, with increase in angle of incidence, angle of refraction goes on increasing. At a particular angle of incidence called critical angle, angle of refraction becomes 90 degree. If angle of incidence is further increased, angle of refraction becomes more than 90 degree. Ray goes back into the same medium. Now it follows the laws of reflection. The phenomena is known as total internal reflection. किसी को कुछ पूछना है? नो सर। जरा इस पोजीशन की बात कीजिए। यहां पर म्यू, ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेज हैं। रिफ्रैक्टेड रेज कौन से मीडियम में है? रेयरर में, डेंसर में? सर रेयरर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेयरर का, क्योंकि चैप्टर की पहली लाइन थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे लाइज। अब मेरी रिफ्रैक्टेड रे रेयरर में लाई कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर का होगा विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, साइन आई अपॉन साइन आर। इस पोजीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सी। सर सी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90। तो मेरा रिजल्ट निकला म्यू आर डी इज इक्वल टू साइन सी। बट हमें एक हैबिट है, हम आमतौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर कितना होगा बताइए भाई? ये और ये रेसिप्रोकल है ना, तो इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो। क्या ये फार्मूला कहां से आया, ये आपको समझ में आ गया? सर भी पहले ही करा था। क्या पहले ही करा था? सर ये वाला। कब पहले करा था? मनन, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, क्या कहा तुमने? नहीं नहीं सर, वो मैंने कुछ गलत किया था। चलो कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 अपॉन साइन सी, ये फार्मूला ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। अब एक बात बताओ, अगर म्यू बड़ा होगा तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर म्यू लार्ज होगा तो सी का क्या होगा? बड़ा होगा, सी छोटा होगा? सर साइन सी छोटा होगा। सर सी छोटा साइन होगा। सी छोटा होगा और सी भी छोटा होगा। सर सी म्यू छोटा होगा। लार्ज, सी स्मॉल, सी छोटा हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथ्स है भाई। अब अगली बात मुझे बताओ, डायग्राम को देखते हुए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब जल्दी होगा, आसानी से होगा? अगर सी छोटा हो या बड़ा हो? मेरा क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी कब होगा? अगर सी छोटा होगा या सी बड़ा होगा? तब। चलो मैं प्रैक्टिकल कर दिखाता हूं। 1 मिनट के लिए मान लो ये जो सी है ये है 50 डिग्री। तो इस डायग्राम में इस रे का TIR नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी भी मेरा I 48 है, नहीं हुआ। I 49 हो गया, नहीं हुआ। I 50 हो गया, नहीं। 50 पार करते ही हुआ, यहां से शुरू हुआ। अब अगर मेरा
क्रिटिकल एंगल 50 की बजाय 40 डिग्री होता तो क्या होता? TIR यहां से स्टार्ट होता या बाद में होता या पहले होता? सर पहले होता। पहले हो जाता, जल्दी हो जाता, ज्यादा रेस का हो जाता। तो जितना क्रिटिकल एंगल छोटा होगा उतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल पहले ही अचीव हो जाएगा। तो फिर इसी चीज को लिखते हैं, C स्मॉल का मतलब है इजी TIR। तो जरा मुझे इन दोनों का लिंक बताओ, क्या बना? सर अगर म्यू बड़ा होगा तो सर जल्दी हो जाएगा TIR। जल्दी हो जाए, राइट। मैं हर बात को लिख रहा हूं साथ में। अगर म्यू ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी और आसानी से हो जाएगा। इस पूरे पेज को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई बात नहीं समझ में आई तो अगली क्लास में कभी भी पूछ सकते हो। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एडवांटेजेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉर्मल रिफ्लेक्शन से कैसे डिफर करता है? ये मैंने एक ग्लास लिया, इसके ऊपर एक रे को ऐसे गिराया, इस ग्लास से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये मैंने लिया वाटर और ऊपर है एयर। एयर रेयर है ना, यहां से एक रे चली, ये वाली सीधी चली गई, ये वाली इधर मुड़ गई, ये वाली इधर मुड़ गई, ये वाली ब्रश पास कर गई, और इस वाली का क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? A एंड B दोनों में रिफ्लेक्शन हुआ है ना। इन नॉर्मल रिफ्लेक्शन, दैट इज केस A, एनर्जी लॉस्ट। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर केस B, इस वाले केस में नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहली बात हमने क्या जान ली, याद कर ली, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले पैटर्न से अगर आप रे को रिफ्लेक्ट कराओगे तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इसका बड़ा हम बेनिफिट उठाने जा रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी बात इससे रिलेटेड समझ लें, एनर्जी लॉस से मतलब क्या है। क्वेश्चन है कि एक रे इस मिरर से स्ट्राइक की और 90% एनर्जी वापस आ गई, कितने परसेंट अब्सॉर्ब हो गई? हाँ जी जवाब दो। 10%। 10% एब्जॉर्ब होगी। नाउ ऑप्शन ए, 10% photons are absorbed. Option B, all photons come back but each with 10% less energy। भाई 10% वहां एब्जॉर्ब होने के दो तरीके हैं। पहला तो यह कि जितने फोटोन्स गए थे वो सारे अपनी अपनी एनर्जी से वापस आए, हाँ उनमें से 10% को रोक लो ऊपर, तो 10% एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, 90 वापस आ गई। दूसरा ऑप्शन है, जितने फोटोन गए वापस सारे के सारे आए, हर एक की एनर्जी 10% कम हो गई। इन दोनों में से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है? ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। यू आर राइट। कोई लॉजिक है इसके पीछे? सर। फोटॉन्स तो इतने सारे होंगे, सब में से 10% निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा कम हो नहीं जाएगा। नहीं, ये कोई हार्डवर्क नहीं है इसके लिए, वो तो नेचर है। अगर वो होगा तो होना होगा तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मैं ना कम टाइम में खत्म करने, इसलिए मैं लंबा नहीं खींचूंगा इसको। देखो भाई, आप इस ऑप्शन को 1 मिनट के लिए रिवर्स प्रूफ करते हैं। हम मान लेते ठीक है सारे फोटोन वापिस आए बट 10% एनर्जी कम हो गई। एनर्जी इज एच न्यू, एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा। अगर फोटोन की एनर्जी कुछ चेंज हो गई
तो लैम्डा वेवलेंथ चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया। नॉर्मल मिरर के सामने जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारा जो इमेज बनती है उसमें कलर चेंज हो जाता है या नहीं होता? नहीं जल्दी होता। बोलो। नहीं होता। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन ऊपर वाले ठीक है। हमारी हर एक इमेज जो नॉर्मल मिरर से बनती है उसमें हमारी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इमेज उतनी शार्प नहीं होती जितनी की हमारी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो फोटोन्स वापिस आते हैं उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक चीज को क्या गलत है और क्या ठीक है ये याद कर लेना। आई रिपीट, अगर हर एक फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती थोड़ी थोड़ी, एनर्जी चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, वेवलेंथ चेंज, कलर चेंज, हर एक दुनिया में जो इमेज बनती वो ऑब्जेक्ट और इमेज का कलर आपको डिफरेंट दिखाई देता। पर ऐसा कभी भी नहीं होता, इट मींस ये नहीं होता। हाँ, हमें पता लगे या ना लगे, जो हमारी इमेज बनती है वो थोड़ी सी लाइट होती है, उसमें थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो जाता है। किसी को यहां पर कुछ पूछना है? हाँ जी, नो सर। चलें आगे। अब इसके 4-5 यूजेस, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। हमने एक प्रिज्म बनाया जिसका टॉप एंगल हमने 90 डिग्री लिया। ये एंगल कितना लिया? 90 डिग्री। नॉर्मल प्रिज्म जो लैब में देखते हो उसका टॉप एंगल कितना होता है? अपेक्स एंगल 60। प्रिज्म कितने भी एंगल का हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिज्म का टॉप एंगल 1 डिग्री भी हो सकता है, हाफ डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने 90 लिया। सिंपल ज्योमेट्री है, मैंने कुछ बताना नहीं है। ये रे मैंने ऐसे थ्रो की, ये रे यहां गई। आप जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं ये एंगल कितना होगा? बच्चों वाली ज्योमेट्री से बताएं, देख के बता दो, कॉमन 40 सेंस लगा के बता दो। हाँ सर जी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 45। 45 सब परपेंडिकुलर है। ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ली हुई है। अगर ये 90 है तो ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे? 45 होंगे। ये 45, ये 90 तो ये 45, ये टोटल 90 तो ये 40, सब एंगल 45 होंगे। हमारा ये मटेरियल इस तरीके से है कि इसका क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 डिग्री है। मींस लेट अस से क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। तो मेरा ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। रे बाहर नहीं निकलेगी, रे का क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों हो गया? क्योंकि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। रे वापस इधर चली गई। ये आपने रे को कितने एंगल पे मोड़ दिया ओवरऑल? हाँ जी, 90 डिग्री। 90 डिग्री। रिफ्लेक्शन बाय 90 डिग्री। आप कहोगे ये क्या किया, क्या जरूरत है इसकी? ये लो सामने एक सिंपल मिरर रखो, 45 पर रे गिराओ तो ये 90 डिग्री पर ये भी मुड़ जाएगी। क्या डिफरेंस है दोनों में? दूसरे वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यस, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा। एक और एग्जांपल लें। प्रणयदीप समझ आ रहा है सब? यस सर। बस एक काम करना है, रोज का रोज पढ़ना है साथ में, फिर पक्का याद हो जाएगा। एक रे को हमने ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट किया, यहां से सीधी चली गई। ये एंगल 90 है, ये ऑब्वियसली 45 है। तो आप बताइए ये एंगल कितना बनता है लॉजिक से? 45। मटेरियल मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है कि क्रिटिकल एंगल 45 से लेस है, क्रिटिकल एंगल है 38 डिग्री। क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो रे बाहर नहीं निकलेगी इस प्रिज्म में से, रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। यहां पहुंची, ये एंगल फिर से 45 आया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रे बाहर जाना चाहती थी पर ये रे इधर मुड़ गई। यहाँ 90 पे गिरी, यहां से वापस चली गई। टर्न कितने डिग्री का किया रे में आपने? ऐसे 180। गई, ऐसे टर्न बाय
180 डिग्री। ये क्या किया, इसकी वजह हम ये भी तो कर सकते थे, ऐसे गई, बट इसमें क्या हो जाता, लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हम रे को यस सर। किसी भी एंगल Yes, पर sir. टर्न कर सकते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लेकर। ऑप्टिकल फाइबर, बड़ी हैरानी होगी तुम्हारे को जब एंड में पहुंचेंगे तो पता लगेगा, शायद सारी फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स और पहले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सब कुछ, शायद उनका 50% रोल ऑप्टिकल फाइबर बनाने में है। इसी को बनाने के लिए सब कुछ पढ़ा जाता है। कहां काम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर? सर इंटरनेट। हाँ जी, जितना भी ट्रैफिक है इंटरनेट का, ऑलमोस्ट सारे का सारा ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए चलता है। ऑप्टिकल फाइबर में हमने 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए हैं, एक ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया और इसके बाहर एक और लेयर बना दी ग्लास की, बट वो रेयरर है। चलिए, सर सबसे आपने अभी पहले क्या बोला, यहाँ कौन सा मीडियम रेयर है? मैं लिख देता हूं, यहाँ पर जहां भी हमें कंफ्यूजन है मैं उस बात को क्लियर करना है। अंदर वाला जो है आपका वो डेंसर है और बाहर वाला रेयरर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस ये होने की पहली शर्त है कि रे को कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर। अंदर वाला डेंसर है, बाहर वाला रेयरर। मैं लिख दूंगा अभी। एक लाइट की रे ऐसे गई इसमें, ये एयर से इसमें एंटर की है भाई, क्या होगा, ये अंदर तो डेंसर है, तो सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब ये यहां पहुंची, ये यहां से बाहर जानी थी, थोड़ा इधर उधर कुछ होना था, बट दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इफ क्या होगा, ये रे अंदर मुड़ जाएगी, यहां पहुंची। इफ दिस एंगल इज अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, चाहे आई है, आई डैश है, कुछ भी है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, ये रे फिर से बाहर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी और इधर चली जाएगी। इट मींस इसी पाइप के अंदर हम इसको 100 टाइम, 1000 टाइम, मिलियन टाइम ऐसे ऐसे टर्न दे सकते हैं, बट हर एक बार इस जगह पर देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ TIR। TIR। आपकी याद के लिए अंदर वाला मटेरियल डेंसर है, बाहर वाला रेयरर है। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस इन अवर माइंड। पहला तो ये, व्हाट इज द नीड ऑफ रेयरर आउटसाइड? ऑलरेडी देयर इज एयर, एयर तो और भी रेयरर होती, क्या जरूरत है एक और लेयर लगाकर इतना मामला कॉम्प्लेक्स करने की, बनाने में कितनी दिक्कत आएगी। दूसरी बात, हाउ टू एंश्योर दैट एट ईच पॉइंट I रिमेन्स ग्रेटर देन C? ये कैसे कंफर्म हो कि हर जगह पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा ही होगा? मेरा ये पाइप इंडिया से US तक जाना है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। आंसर्स इन सर बहुत कम। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां ये पढ़ाया जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर, पहले तो इसकी जरूरत क्या है, और दूसरा कैसे मैं इस बात की गारंटी दूंगा यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह हर जगह हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही रहेगा, और TIR होकर हमारी यहां से भेजी गई रे USA में जाके सही सलामत निकलेगी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। मोर ओवर, बड़ी अजीब सी बात, हमें यहां से US तक, ऑस्ट्रेलिया तक अपनी लाइट को भेजना है या अपनी साउंड को भेजना है फोन में? प्राइमरीली सबसे पहले जो फोन आएगा लाइट।
अरे पहला फोन, अब तुम अपने नए मोबाइल फोन की बात मत करो। साउंड। फोन का बेसिक पर्पस साउंड भेजना है, पर यहां ये जा कौन रहा है? ये तो लाइट जा रही है। मोर ओवर, अगर मुझे यहां से मॉडर्न फोन के अंदर भी मैं जो तुम्हारे को ये दिखा रहा हूं, तो मेरी ये जो पूरी पिक्चर आ रही है, तुम तक लाइट थोड़ा जा रही है, तुम तक इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है भाई। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पहुंच रहे हैं तुम्हारे घर तक, वो सिग्नल तुम्हारा फोन वापस पिक्चर के अंदर कन्वर्ट करके तुम्हें दिखा रहा है। तो या तो मुझे यहां से यहां तक साउंड भेजनी है, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजनी है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्टिकल फाइबर में तो कौन चल रहा है? नाइदर साउंड, हाँ, नाइदर साउंड नॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नॉर मैग्नेटिक सिग्नल्स, लाइट चल रही है। तो ये सारा कुछ मिक्सअप कैसे किया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे? लास्ट चैप्टर में। इसीलिए वो लास्ट चैप्टर है कि पूरी फिजिक्स वहां आकर हमारी सम अप हो जाती है कि हमने जो सब कुछ आज की दुनिया कैसे चल रही है वो सारा पढ़ा जाएगा। 1 महीने में उम्मीद है खत्म हो जाएगा, 1 सवा 1 महीने। अगर हम जैसी पिछली 1-2 क्लासेस से जो स्पीड पकड़े हैं वही चलती रही तो 8-8 पेज 9-9 पेज कर लिए। शीट नंबर है हमारी 6। अभी तक हमने ये पढ़ लिया, ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है इसका एक और यूज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड के लिए म्यू बड़ा हाई होता है। आपका होमवर्क है कितना होता है, 2.24 2.26 ढूंढ कर लाना। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो डायमंड के लिए c बहुत स्मॉल होता है। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जितना म्यू ज्यादा होगा उतना c कम होगा, उतना TIR आसानी से होगा। ये आपका होमवर्क है, कितने डिग्री आ रहा है ढूंढ कर लाना। अब अगर c बहुत स्मॉल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इजीली हो जाएगा। होगा क्या इससे? हमारे पास ये एक डायमंड का पीस है जिसके ऊपर हमने ऐसे कट्स लगा रखे हैं, हेक्सागोनल शेप में या किसी भी शेप में उसको बना रखा है। यहां से एक लाइट की रे ऐसे एंटर की, लाइक दिस। इट इज गोइंग इन डेंसर मीडियम, तो सीधा जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर ये पहुंची यहां पर, यहां से ये बाहर निकलना चाहती थी। ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। सो आई इज ग्रेटर देन सी। इस रे का ऑर्डर मिला, बाहर नहीं निकल सकते, मुड़ जाओ, TIR करो। फिर ये रे यहां पहुंची, बाहर निकलने की कोशिश की, नो, अगेन दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये फिर से इधर मुड़ी। इट मीन्स, इन शॉर्ट, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर निकलने से पहले ये रे डायमंड के अंदर ही कई बार क्या फेस करेगी? ट्रैप्ड रे फेसेस many total internal reflections inside the diamond। हर बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलता जाएगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। आई इंक्रीजेस इंक्रीजेस, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। समवेयर 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 100, 200, 1000 कुछ बार TIR होने के बाद कहीं ना कहीं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल, लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा, क्या होगा जल्दी बताओ? रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। रे कम्स, कहीं ना कहीं से रे बाहर आ जाएगी। अब मुझे लास्ट एक बात बताइए, तो ये रे कहीं से भी बाहर निकल सकती है, ये इसके अपोजिट वाले फेस में से निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेक्सागन में?
1/6। 1/6 होगी। अगर मेरे पास 50 फेसेस होते, डायमंड पे छोटे 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 कट लगाती है, 50 फेसेस, तो इसके अपोजिट वाले फेस में से बाहर निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/50। 1/50। तो इट मींस, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूं, पेपर में जितना समझ में आया लिख देना। इफ n फेसेस, अपोजिट फेस कमिंग आउट, मैं टूटी फूटी इंग्लिश लिख रहा हूं, कहीं इसको रट नहीं लेना, अपोजिट फेस कमिंग आउट ऑफ रे की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी, वेरी स्मॉल होगी। तो जब हम डायमंड पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कट्स लगा देंगे, तो जिस फेस से रे एंटर की है उसके सामने वाले से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। आप ये मान लो कि उसमें से तो निकलेगी नहीं, वो किसी और से बाहर निकलेगी। हुआ क्या भाई इस सारी कहानी से? एक रे डायमंड में एंटर की और कहीं से यहां से बाहर आ गई, इससे हुआ क्या? सर हुआ का हुआ ये लाइट मैं स्प्रेड बताता हो हूँ। रही है। देखो, अगर रे निकलती यहां से बाहर, यहां कहीं से, तो मुझे पीछे सोर्स दिखाई देता। ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि रे जिधर से आती है हमें लगता है कि सोर्स उस डायरेक्शन में पीछे है। अगर रे इसके सामने वाले फेस से बाहर निकलती तो हमें इधर सोर्स लगता, और सोर्स इधर होता भी कहीं ना कहीं। इट वॉज नॉर्मल सिचुएशन। अब रे निकल रही है, सपोज करो यहां से बाहर, पीछे सोर्स है ही नहीं, तो मुझे उस लाइट का सोर्स क्या लगेगा? सर इंटरनल लगेगा, जैसे उसकी अपनी शाइन। हाँ बस, दैट्स ऑल, दैट्स ऐसे लगेगा जैसे कि डायमंड खुद उसका सोर्स है, इंटरनल सोर्स लगेगा। हमें लगेगा लाइट किस में से फूट के निकल रही है? डायमंड में से। आपको ये सारा सीक्रेट क्लियर हो गया डायमंड का? वेरी स्मॉल, हेंस ब्रिलियंस। डायमंड लुक्स लाइक सोर्स, डायमंड लुक्स लाइक सोर्स। तो सर ये डायमंड की अट्रैक्टिवनेस का एक एप्लीकेशन है, मतलब? हाँ, डायमंड की अट्रैक्टिवनेस नहीं बोलो, डायमंड की ब्रिलियंस का ये है, ये एप्लीकेशन कि डायमंड इतना चमकता कैसे है। अब सबसे पहले 2 मिथ मैं आपके क्लियर कर दूं। हिंदी मूवीज में तो मैंने बहुत देखा है कि चोर ऐसे लूट लेते हैं, फिर एक पोटली खोलते हैं, उसमें से बड़े सारे डायमंड निकलते हैं और अंधेरे कमरे में लाइट हो जाती है। हमने साइंस पढ़ ली है। डायमंड की अपनी कोई लाइट नहीं है भाई। डायमंड चमकेगा जरूर, बट केवल तभी चमकेगा जो उस कहीं ना कहीं से लाइट की एक रे गिरेगी। अंधेरे में डायमंड कोई रोशनी नहीं क्रिएट कर सकता। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। भाई जब तक लाइट की रे जाएगी नहीं उसके अंदर, तब तक वो ये सारा TIR होकर कहीं ना कहीं से निकलेगी नहीं, तो चमके कैसे? तो होता क्या है, अगर आप अंधेरे कमरे में भी डायमंड को रख रहे हो, तो उस कमरे में अगर जरा सी भी लाइट की रेज आ रही है, एक रे नहीं आ रही, यहाँ पर थाउजेंड्स रेज आ रही हैं, कोई यहां से निकल गई, कोई यहां से, कोई यहां से, चारों तरफ से आपको लाइट निकलती दिखेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सम अप कर लो इस पॉइंट को दोबारा से। ये 2 काम आपको होमवर्क में करने हैं। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने से क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा हो गया। क्रिटिकल एंगल बहुत छोटे होने से TIR होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। एक रे अंदर गई, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस उसने सफर किए, किसी भी फेस से वो बाहर निकल सकती है। अब किसी भी फेस से बाहर निकल सकती है, तो जो फेस में अपोजिट वाला चाहता हूं उससे निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/n, 1/50, 1/5, जितने भी फेसेस हैं, 1 के डिनोमिनेटर में ले आओ, इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। सामने से निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, इन शॉर्ट कहीं से भी निकल सकती है। तो जब वो लाइट की रे कभी इधर से निकल रही है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, तो हमें लाइट खुद कहां से आती दिखेगी? डायमंड में से। पर डायमंड के चमकने के लिए लाइट की एक रे उसके ऊपर गिरना जरूरी है। एक दूसरी बात, ये इससे इररिलेवेंट है, इससे लिंक्ड नहीं है, बट वो मूवीज में ही दिखाया जाता है कि जब किसी को मरना होता है तो डायमंड को चाट लेता है और वो मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, डायमंड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। किसी ने देखा ऐसा सीन किसी मूवी में? सर नहीं सर, ये मैंने बहुत बार देखा है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना है, देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। अब आगे चलते हैं, एक और इसी TIR का एक और एग्जांपल। ये वाटर का सरफेस है और ऊपर है हमारी एयर। यहां से एक लाइट की रे ऐसे बाहर निकलने के लिए चली, हम ये जानते हैं ये सीधी चली गई।
ये वाली रे ऐसे चली गई, ये वाली रे ऐसे चली गई, और इसके बाद की सारी रेस अंदर मुड़ गई। ठीक है भाई, जस्ट मैं इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक रे लेता हूं। ये रे 90 नहीं, थोड़ा इधर को गई, राइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है अगर लाइट का कोई सोर्स यहां होता और उस सोर्स से लाइट ऐसे चलती तो हमें कुछ नहीं सोचना, वो लाइट की रे ऐसे आ जाती। किसी को इतनी बात में कुछ पूछना है? ये मैंने 90 बना दिया, इससे जस्ट पीछे वाली रे ली तो वो रे कुछ ऐसे या ऐसे चली गई। प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी कहता है अगर रे ऐसे चलती तो वो रे फिर ऐसे चली जाती, यहां पे पहुंच जाती। किसी को इसमें कोई शक तो नहीं है? नो सर। नो चलिए अब एक बात देखें, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ये एक फिश की आई है। इस फिश को बाहर की दुनिया दिखनी है इस आने वाली लाइट से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस जगह से आगे है, जिसका एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है, वो इस तक नहीं पहुंच पाएगी रे। इसको तो केवल ये वाली चीज दिखाई देगी, और इसको बता सकते हो ये कहां दिखाई देगा। इसको ये रे ऐसे मिली, ऐसे मिली, इसको लगेगा कि ये एस तो कहां पर है भाई, यहां पर है, क्योंकि जिधर से लाइट की रे आती है हमें सोर्स वहीं दिखाई देता है। पता है ना ये बात? तो यस सर। तो इसका मतलब है फिश के लिए वर्ल्ड वहां पर है, यहां 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 पर है। वर्ल्ड का एंड हो गया यहां पर, इससे पीछे की चीजें नहीं दिख रही। तो फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर के अंदर से देखने पर वर्ल्ड कैसा है, ये जो मैं इसको घुमा रहा हूं इसका लोकस कैसा बन रहा है भाई? सर्कल। ये पूरी शेप क्या बना रही है? कोन। कौन बना रही है ये? वाटर के अंदर से देखो, अभी अगर तुम अपने घर से बाहर जाओ, आसमान में मान लो दिन का टाइम है, लाइट है, आप ऊपर सिर उठाकर देखो तो आपको यूनिवर्स कैसा दिखाई देता है? हेमिस्फेरिकल। इज इट ओके और नॉट? यस सर। और तुम एक्सट्रापोलेट करते हो कि हमारा यूनिवर्स क्योंकि हम अर्थ घूम रही है वगैरह वगैरह, उधर भी हेमिस्फीयर इधर भी हेमिस्फीयर, तो इट इज स्फेरिकल। इस पानी के अंदर से देखने पर हमारे को वर्ल्ड व्यू कैसा दिखाई देगा? अरे सामने तो है तुम्हारे भाई कोनिकल। कॉनिकल। आपको लगेगा कि वर्ल्ड में लाइट केवल इस कोन में है, इसके आगे पीछे आपको अंधेरा दिखाई देगा। समझने की कोशिश करना। लास्ट टॉपिक आज का, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ्स। मैं इसको अगले पेज पर ही बनाऊंगा, बड़ा डायग्राम है ये। देखो ये वाटर टैंक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां से एक लाइट की रे स्ट्रेट चली और ऐसे निकल गई। दूसरी रे ऐसे गई, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो गई। ये हमारा आई होल है, ध्यान रखना इतने बड़े साइज को मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अवर आई होल। आई को ये रे ऐसे आती रिसीव हुई तो आई को क्या लगेगा कि ये रे तो यहां से आ रही है और ये रे यहां से आ रही है, तो ये जो ओ ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज यहां बनेगी। क्या आपको ये सब क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बार फिर से बता दो। यस फिर से बना रहा हूं मैं। एक लाइट की रे ऐसे सीधी गई, सीधी चली गई, दूसरी थोड़ा सा ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गई। आई को लगा कि ये रे
क्योंकि इधर से आ रही है तो ये रे एक्चुअल में इधर से आ रही है, ये वाली रे इधर से आ रही है, ये दोनों रेज यहां मिलती फील हुई और यहां पर उसको इमेज दिखाई दी। ये है मेरे ऑब्जेक्ट की डेप्थ रियल dr, और ये मेरे को लग रहा है कि डेप्थ इतनी रह गई है, डेप्थ एपेरेंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ये है एंगल I और ये है एंगल R, ये है एयर, ये है वाटर। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I ही होगा, अगर ये एंगल R है, किसी को शक तो नहीं है, ये एंगल भी R ही होगा। भाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चलें। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है? क्या हो गया? एयर में। एयर में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर किसका आपकी होगा? वीडियो लैग कर रही है। अच्छा, ये आप फिर मेरे को बोलो ना, मुझे चेक करने दो 1 मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको मुझे साथ के नहीं, नेट तो मेरा ठीक है, फास्ट वाले से जोड़ा हुआ मैंने। अब भी देखो लैग कर रही है। कर रही है, मुझे भी दिख रही है उसमें लैग कर रही है। 1 मिनट, मैं नेट चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुकना। जब भी करे तुरंत बता दो। कुछ जियो की कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहे हैं। अब भी कर रही है, लैग ही कर रही है। 1 मिनट में चेंज कर देखता हूँ। कुछ दिख रहा है? यस नहीं सर। अभी नहीं दिख तो रहा है, बट अभी भी लैग कर रही है, अभी भी यस सर। कर रही है। रुको, हाँ जी, अब क्या स्टेटस है? कर रही है सर अभी। कर रही है। चलो मैं फिर भी थोड़ा स्लो कर कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। ये एंगल आई, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है यहीं से। ठीक है, आज इतना ही रोकते हैं। परसों नॉर्मल टाइम, आज क्या डे है? फ्राइडे है। कल कोशिश करूंगा लेने की क्लास। काफी हो गया काम आज भी, ये सारा देख लेना। ठीक है, ओके सर। ओके बाय।